आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पढ़ने वाले हैं और ये लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो देखते चलो। बहुत आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में हियरिंग होता क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे हियरिंग एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है जिनके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को, बाहर की जो चीज़ आ रही है आपके कान के थ्रू होते हुए जा रही है, आपका माइंड उसको रीड कर पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है, ठीक है, कॉन्वे कर पा रहा है, तो वो सारा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो हियरिंग है। ये तो सरल भाषा में मैंने बताया। यहाँ पे आप देखेंगे इसका डिफिनीसन लिखा हुआ है, हियरिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच ईयर जो है क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है आपके साउंड वाइब्रेशन जो आपने इन्वायरमेंट से लिया है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनटू नर्व इम्पल्सेस। जो आपने साउंड लिया है बाहर से उसको नर्व इम्पल्सेस में बदल करके हमारे ब्रेन तक भेजता है। ब्रेन उसको क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, कॉन्वे करता है, ठीक है, और एट लास्ट उसको इंटरप्रेट करके पहचाना जाता है कि हाँ किस प्रकार का साउंड आपने लिया है। आप डीजे सुन रहे हैं या आप कोई भक्ति गाना सुन रहे हैं या कोई भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, डेट्स इट। तो इस तरीके का आपका डिफिनेशन हो सकता है, आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। अब बात करते हैं, जब हम लोग साउंड की बात कर ही रहे हैं तो साउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साउंड जो होता है, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि वेव के माध्यम से प्रोपागेट करता है। अभी हम यहाँ हैं और 10 मीटर दूर कोई बच्चा है, कोई आदमी है, उसको मैं बोलूँगा तो वो कैसे प्रोपागेट करेगा। साउंड हमेशा वेव के फॉर्म में प्रोपागेट करता है, तो वही लिखा गया है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव्स आपने देखा होगा, कभी ऊपर कभी नीचे। एम्पलीट्यूड आप जानते होंगे, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड का साउंड किस पर डिपेंड करता है, ऑन द मीडियम ऑफ थ्रू विच द साउंड पास, जिस मीडियम से वो पास कर रहा है। अब हर मीडियम के स्पीड जो होता है साउंड का अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर 2 एग्जांपल मैंने लिया है। साउंड का स्पीड है, एक तरफ मैंने एयर को लिया है, एक तरफ वाटर को लिया है। तो इन कंपैरिजन टू एयर साउंड की स्पीड वाटर में ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देखेंगे एयर में साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड है और वाटर में जो इसकी स्पीड है 1482 मीटर पर सेकेंड है। तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो यही बात है कि साउंड जो है डिपेंड करता है मीडियम पे, उसकी स्पीड जो है डिपेंड करती है मीडियम पे। हम लोग जो सुन पाते हैं, हम लोग ह्यूमन जो रेंज है हम लोग को सुनने की साउंड की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम से कम 20 से लेकर के 20,000 साइकिल तक ही होनी चाहिए। ये हम लोग की फ्रीक्वेंसी है, इतना तक हम लोग सुन सकते हैं। तो ये रेंज आप लोग याद रखना, 20 से लेकर 20,000 साइकिल। साइकिल को आप पर साइकिल को हर्ट्ज भी बोलते हैं, HZ जिसको आप बोलते हो, या CPS भी बोल सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद देखिए साउंड जो है क्या करता है, साउंड कहाँ से आता है ये सब तो अब बेसिक सा आइडिया है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से हमेशा साउंड आपको सुनने को मिलेगा। जैसे कि डीजे बज रहा है तो डीजे में जो स्पीकर लगा हुआ है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। गिटार आप बजा रहे हैं तो गिटार में जो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है उसी से साउंड आपको सुनाई दे रहा है। तो हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से आपको साउंड सुनाई देने लग जाता है। तो साउंड आर प्रोड्यूस व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट सच एज, एग्जाम्पल मैंने एक लिख रखा है प्लग्ड स्ट्रिंग। वो जो स्ट्रिंग है वो तरीके का वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। उसको जब आप करते हैं तो वहाँ से साउंड का जो है क्या करता है, जब आप उसको स्ट्रिंग को ऐसे हाथ से करते हैं, बजाते हैं, तो वहाँ पर प्रोड्यूसेस प्रेशर पल्सेस ऑफ वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल, जिसे को आसान भाषा में साउंड वेव बोलते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से साउंड वेव क्रिएट हो जाता है, डेट्स वाई। अब यहाँ पे देखो ये इंट्रोडक्शन था, आप एग्जाम में ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, चीज़ों को अपने तरीके से समझा सकते हैं। अब हम लोग एनाटोमी समझेंगे, क्योंकि हम लोग हियरिंग की प्रोसेस करने जा रहे हैं तो ईयर का एनाटोमी समझना ज़रूरी है कि आपका कान कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि आने वाले टर्म्स जब यूज़ होंगे तो आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि कब कहाँ क्या चीज़ पहुँचा है। तो यहाँ पे सब देखो, जब अपनी कान को देखते हैं तो आप अपने कान को बाहरी वाले हिस्से तो आप देख पा रहे होंगे। आप अपने कान को छू पाते हैं तो वो वाला जो हिस्सा होता है वो होता है आउटर ईयर। ईयर को 3 पार्ट में बांटा जाता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो 3 पार्ट हैं। इनर जो आपका एक्सटर्नल ईयर है उसको आप देख पाते हैं कुछ हद तक, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आप देख पाते हैं उसको पिन्ना बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद का डायग्राम बना रखा है, तो इसको मैं अभी हटाता हूँ, तो आपको जो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखाऊंगा तो आप क्लियर कर पाओगे। तो डायग्राम मेरे पास और भी हैं,
गूगल वाले डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये देख लो, ये डायग्राम काफ़ी क्लियर होगा, इसमें काफ़ी अच्छे से बनाया गया, आप लोग भी कॉपी में यहीं से बनाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट बांटे गए हैं। पहला है आउटर ईयर, दूसरा है जो पिंक कलर में हो वो मिडिल ईयर है, एंड जो ये आपका कौन सा कलर है यार, नेवी ब्लू कलर में है, स्काई कलर में है, वो आपका है कौन सा कलर, आउटर ईयर, सॉरी इनर ईयर है। ओके, जल्दी में मैंने गलती बोल दी, इनर ईयर है। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आउटर ईयर की। तो आउटर ईयर में जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है सारा आउटर ईयर कहलाता है। अब ये जो ऑरिकल्स है, यहीं इसी को पिन्ना भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो हम यहाँ पर ऐसे होता है उसको ऑरिकल्स बोलते हैं। तो ये आपका पिन्ना हो जाएगा। पिन्ना से होते हुए जब कोई भी साउंड आप सुनते हैं, डीजे सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, या कोई गिटार बज रहा है उसको सुन रहे हैं, तो वो आपका साउंड जो वेव है, वो वेव होते होते आपके कान तक पहुंचता है, आपके ईयर तक पहुंचता है, वो फिर आपके ईयर में एंट्री करना शुरू करता है। ईयर में जैसे एंट्री करेगा तो इस प्रकार से, चूंकि ये वेव है तो वेव के फॉर्म में ही इंटर कर रहा है। देख लो, वेव जो है साउंड वेव इस तरीके का एंट्री करेगा। तो एंट्री करते सबसे पहले इसको किसका सामना करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको पिना का सामना करना पड़ेगा। पिना का सामना करते ही आपके कान में इंटर करेगा। कान में इंटर करने ही ये जो आपका कैनाल दिख रहे हैं, इसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, या फिर इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, अब जो भी बोल ले, बात एक ही है। कई जगह पे कुछ और भी बोला जाता है, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी इसको बोलते हैं, ईयर कैनाल भी बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, एक ही चीज़ होता है सब। तो ये सारे यहाँ पे पहुँचते हैं। फिर ये आपका साउंड जो आ रहा है बाहर से, जिस प्रेशर से आ रहा है, वो जाके टकराता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे टकराएगा, ये आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में टकराता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कुछ और नहीं, आपका ईयर ड्रम होता है। अब आप सभी जानते हैं, अब जो ड्रम बजाते हैं जिसपे हाथ से बजाया जाता है, कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर काम इसका होता है, संरचना होता है, इसलिए इसका नाम ईयर ड्रम रखा गया है, ठीक है। और उसी का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नाम है, दोनों एक ही का नाम होता है। तो ये यहाँ पे आता है। फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे 3 मुख्य हड्डियाँ होती हैं आपकी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की 3 मुख्य हड्डियाँ, मतलब बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ यहीं पे पाई जाती है। और छोटी में भी सबसे छोटी जो होती है वो होती है स्टेपिस बोन। तो इसको, ये तीनों को एक साथ ऑसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों हड्डी का नाम आपको याद रखना चाहिए, एक है मैलस, दूसरा है इनकस, 3rd नंबर पे आता है स्टेपिस। साउंड यहाँ से देखो, यहाँ आया, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से, फिर ये यहाँ पर ओवल विंडो होता है, ओवल विंडो तो पहुँच जाता है। अब जो मेन पार्ट होता है आपके साउंड को सुनने में सबसे ज़्यादा जो कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है ये आपका, ये कोकिलिया, ये आपका मेन पार्ट है साउंड हियरिंग प्रोसेस में, ठीक है। और इसमें भी एक होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी, इसके अंदर ही होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोकिलिया तो है ही, इसके अंदर एक और चीज़ होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी, वो जरूरी होता है। फिर ये आपका यहाँ से साउंड आता है और वो ऑर्गन ऑफ कोर्टी के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक चला जाता है। तो अभी हम लोग जब फिजियोलॉजी करेंगे तो वो देख लेना। मैंने आपको एक एनाटॉमी समझाया, इस प्रकार के 3 पार्ट में इसको बांटा रहता है। और ये जो आपका घुमावदार चीज़ें दिख रहा है, ये इस प्रकार से घुमावदार बना हुआ रहता है, वो कोकिलिया होता है, ठीक है। आप ये जो है ना, इस तरीके का लेवल डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। मैंने जो डायग्राम बनाया है वही है, सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको लग सकता है, खुद का मेरा बनाया हुआ है तो आपको लग सकता है थोड़ा सा अजीब। जैसे कि ये आपका पिना हो गया, यहाँ से आपका साउंड वेव एंट्री करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईयर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी मीटर्स। फिर यहाँ से होते हुए ये जो आपका है, मैंने ब्लू कलर में ऐसे रंग दिया है, ये आपका है ईयर ड्रम। और यहाँ पे 3 हड्डी है, 1 2 3, तो इस तीनों हड्डी है। उसके बाद ये जो घुमावदार तरीके है, सो ये कोकिलिया है, कोकिलिया है, ठीक है। उसी को टिम्फेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, सॉरी, ईयर ड्रम को टिम्फेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोकिलिया जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और फिर यहाँ पे ये ईयर आपका ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ से आपका जो ऑडिटरी नर्व है वो ब्रेन को जाता है, उसकी डायग्राम हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था, ये वाला देख लो। एक्ट ऑफ हियरिंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ 3 पार्ट्स। जो आप पूरा प्रोसेस ये समझने वाले हैं हियरिंग का, उसमें 3 पार्ट्स जो है भाग लेगा, जिसके थ्रू आप हियरिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपका कान ज़रूरी है, आपका ये ईयर ज़रूरी है, इन तीनों, तो ये हियरिंग में पार्ट लेगा, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं कुछ ऑडिटरी नर्व्स जो जुड़े हुए होते हैं, और वो ऑडिटरी नर्व फिर
आगे चलते हैं और आपके ब्रेन तक को जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये 3 पार्ट आपके हियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये फुल सिस्टम बना हुआ है, इन तीनों से मिलकर ये पूरा सिस्टम बना हुआ है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग का। अब एक एक करके जो हमने देखा है, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तीनों को एक एक करके समझते हैं। उससे पहले ये पाथवे मैंने बनाने की कोशिश की है, पाथवे और पैसेज ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव आपके कान में कैसे जाता है, जब भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था और वही यहाँ पे लिखा गया है, कुछ अलग है नहीं। जैसे कि देखो आपका आउटर ईयर में साउंड वेव इंटर करता है, वही लिखा गया है, साउंड वेव जो ही इंटर करता है या हियरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर वो ईयर ड्रम को जाकर टकराता है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन होते हुए, तो यहाँ पर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईयर में आपका क्या था, 3 हड्डियाँ थी। तीनों हड्डियों के नाम यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले हैमर। हैमर मतलब कुछ और नहीं है, तीनों हड्डी का ये शेप के आधार पर इनका नाम किया गया है, ठीक है। ये हैमर की तरह, हथौड़ी की तरह होता है, इसीलिए नाम इसका हैमर कर दिया गया है, ठीक है। तो पहली हड्डी कौन सी थी आप लोग बताना, मैलस थी, तो ये मैलस का नाम है हैमर। दूसरी हड्डी जो है उसका शेप जो होता है एनविल की तरह होता है, इसलिए इसका नाम एनविल रखा गया है। तो आपका साउंड फिर यहाँ से होते हुए एनविल में जाएगा, एनविल से होते हुए फिर लास्ट की जो आपकी हड्डी थी उसकी नाम है आपका स्टेपिस। स्टेपिस को स्टिरप की तरह दिखता है, जो घोड़े पे बैठते हैं तो जब इस तरीके का आपको रहता है, उसमें पैर आप ऐसे देखे होंगे, जो घोड़सवार होंगे वो समझ जाएंगे, जो कभी ना कभी मूवी में देखे भी होंगे आप सभी। इस प्रकार से होते हुए यहाँ पे ज़्यादातर मैकेनिकल मूवमेंट होते हैं ऑसिकल्स के, ठीक है। और ये हियरिंग का प्रोसेस यहाँ पर होता है। फिर यहाँ से होते हुए स्टेपिस से होते हुए ये ओवल विंडो तक जाता है, तो ये आपका मिडिल ईयर हो गया। फिर उसके बाद इनर ईयर जो है 3 लेयर से बना हुआ था। आप देखो पेरिलिम्फ, इंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत सारे डायग्राम है, अभी दिखाऊंगा आगे। पेरिलिम्फ कहाँ पर है, इंडोलिम्फ कहाँ पर है, फिर पेरिलिम्फ कहाँ पे। तो ये इंडोलिम्फ बहुत ज़रूरी होता है, यहीं पे होता है इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। यहीं पे हेयर सेल्स पाए जाएंगे, बहुत सारी मूवमेंट यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये सारे यहीं पे आपका जो है इम्पल्सेस क्रिएट होंगे जो कि आपके ब्रेन को जाएंगे, तो ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। ये साउंड सबसे पहले यहीं पे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से होते हुए चला जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 2 काम होते हैं मेनली। ये जो आपका इंडोलिम्फ है, यहाँ पे 2 काम होते हैं। एक तो सुनने का काम का जो मैकेनिज्म है वो तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और पाई जाती है, जो कि आपके बॉडी जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, तो आपकी बॉडी को बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो ये बैलेंस आपकी बॉडी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। चूँकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं हियरिंग का, तो बॉडी कैसे बैलेंस बनाती है उसको हम लोग डिटेल में नहीं समझेंगे, हम लोग हियरिंग के प्रोसेस को ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपका कोकिलिया है ना, ठीक है, ये जो आप पूरा ये देख रहे हैं, ये सब कोकिलिया का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कोकिलिया टोटली फ्लूइड होता है, फ्लूइड टाइप का उसमें होता है। तो उसमें जो वेव आएगा, इसमें एंट्री करेगा, तो वो वेव फ्लूइड वेव बन जाता है, और फ्लूइड वेव स्टिमुलेट करता है बेसिलर मेम्ब्रेन को एंड स्पाइनल ऑर्गन को। फिर वो आगे चल के साउंड वेव आपके ब्रेन तक जाता है। फिर ये आपकी जो है राउंड विंडो को होते हुए यहाँ पे ही आपका ईयर वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपके जो नर्व फाइबर्स हैं वो आते हैं पिक्चर में, फिल्म में, ठीक है। तो देखते हैं क्या करके। ये थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा आउटलाइन दिया है, एग्जाम में चाहो तो इस तरीके का बना सकते हो, नहीं तो इसका एक और फ्लो चार्ट है, आने वाले समय में देखना। अभी वीडियो में आगे हम लोग अगले जो फ्लो चार्ट है उस पर भी बात करेंगे। ये बॉक्स टाइप फ्लो चार्ट मैंने बनाने की कोशिश की है। आओ देखते हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट देख लो, बेसिक सा पॉइंट है, हियरिंग से इसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन बेसिक सा पॉइंट आप लोग देख लीजिए। द ह्यूमन ईयर इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द मोस्ट इजिली डिटेक्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ 1000 to 4000 हर्ट्ज। हमारा जो ईयर है मोस्ट सेंसिटिव है और इजिली इतना जो रेंज दिखा रहा है डिटेक्ट कर लेता है। साउंड वेव्स ऑफ स्टिल हायर देन, देखो जो ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं, जैसे कि बहुत हम लोग का जो रेंज है उससे ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी साउंड की तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। लेकिन हम लोग मैमल्स चूँकि हैं, तो ह्यूमन को छोड़ के अदर मैमल्स, कई ऐसे मैमल्स हैं जो ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन लेते हैं, वही लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बाहर में देखे तो ऑटर ईयर। तो ऑटर ईयर में जैसे ही साउंड इंटर करेगा तो वो क्या करता है, आपके साउंड वेव को, साउंड प्रेशर को क्या करेगा, वो ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट होते हुए वो आपके जो कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल, ईयर कैनाल होते हुए वो आपको टिम्फेनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक करता है, ठीक है। और वही सारी चीज़ें यहाँ पे
लिखी गई है। आउटर ईयर का यही मुख्य काम होता है। अब आउटर ईयर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आउटर ईयर जो होता है इसमें क्या होता है, द पिना, पिना जो देखा आपने वो क्या करता है, वो आपके साउंड को कलेक्ट करता है एंड वो आपको डायरेक्शन देता है कि किधर जाना है। आई चैनल इट इनटू द ईयर कैनाल, इसको चैनल प्रोवाइड करता है कि आप उधर जाओ, ईयर कैनाल में आपको जाना है, ठीक है। और पिना इज एंगल, पिना कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। अब देखेंगे आपका पिना सीधा तो है नहीं, फ्लैट एकदम है नहीं, उसको उसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से वो एंगल है, सो डैट इट कैचेस साउंड्स डैट कम फ्रॉम फ्रंट और मोर देन दोज फ्रॉम बिहाइंड, वो सामने से साउंड आ रहे हैं उसको कैच करते हैं रादर देन वही लिखा गया फ्रॉम in front more than those from behind and so is already helpful in localizing the sound, और साउंड को लोकलाइज करने में आसानी होती है। इस प्रकार से हमारा पिना बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो ईयर कैनाल है, पिना के बाद वाला जो पार्ट होता है ईयर कैनाल कहते हैं, वो लगभग 4 सेंटीमीटर के मतलब अप्रॉक्स में बताया जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं। आपके ईयर कैनाल के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। उसके डिटेल एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो एक आउटर पोर्शन होता है, एक इनर पोर्शन होता है। ईयर कैनाल की मैं बात कर रहा हूँ, एक आउटर पोर्शन होता है, एक इनर पोर्शन होता है। तो आउटर पोर्शन जो होता है उसमें हेयरिंग स्किन पाई जाती है। अब देखो यार, ये तुम्हारा ईयर ड्रम, सॉरी कैनाल की बात कर रहे हैं ना, ईयर ड्रम तो बाद में आएगा। ये आपका मान लो जाए ये इनर पोर्शन है, ये आपका आते बाहर में जो तो हेयरी लाइक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हेयरिंग स्किन होता है आउटर पोर्शन में, और हेयरी स्किन में 2 चीज़ें पाई जा रही है, स्वेट ग्लैंड एंड सबेशियस ग्लैंड। ये इन दोनों मिल करके आपके जो बनाते हैं एयर वैक्स बनाते हैं, ठीक है। और ये एयर वैक्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की जो भी इन्फेक्शन होने वाली है, डिसइंफेक्टेंट टाइप की ये होते हैं, तो आपको बचा करके रखते हैं भाई। तो ये बहुत ज़रूरी होना है। देखो ये सभी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ हियरिंग में इनका कोई काम नहीं है, ये प्रोटेक्शन आपका करवा रहे हैं, बस वही इसका काम है। हियरिंग मैकेनिज्म में इनका ऐसा कोई काम होता है नहीं, ईयरवैक्स बनाना ये सभी, मैंने बस एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे छोटा सा मैंने लिखा है कि अब यहाँ तक समझ गए होगे, तो अगला देखो, इट हैज़ वेरियस एनाटॉमिकल डिमार्केशन। जो आपका बाहरी वाला जो कान है आउटर ईयर, उसमें एनाटॉमी की नज़रिए से देखो तो वेरियस एनाटॉमिकल डिमार्केशन है, जैसे कि लाइक द हेलिक्स, लाइक द एंटी हेलिक्स एंड द ट्रैगस एंड द एंटी ट्रैगस एंड द डिमार्केशन जो इतने सारे देख पा रहे होंगे, वो क्या करता है, अंततः वो क्या करेगा, लीड टू ए डिप्रेशन कॉल्ड ऑकेस्टिक म्यूटस। वो एक डिप्रेशन बनाता है और उसी को हम लोग एक्वाटिक म्यूटस कहते हैं, ठीक है। और दिस म्यूटस हैज़ अ ट्यूब फॉर्म एंड एक्सटेंड इनटू इन द ईयर ड्रम, ठीक है। तो आपको मैंने जो ईयर ड्रम पिक्चर दिखाई थी उसी की बात हो रही है बेसिकली। अब आगे देखते हैं आने वाले स्लाइड को। बात करना चाहूँगा अब मिडिल ईयर की। तो मिडिल ईयर में मैंने जैसे कि बताया, फोटो भी आपने देखा, पिक्चर में भी आपने देखा, यहाँ पे 3 मुख्य हड्डियाँ होती हैं, तीनों हड्डियाँ की बात होगी। इससे पहले थोड़ा सा देख लो, जो मिडिल ईयर होता है ये इरेगुलर शेप का होता है। सबसे पहली बात, ये इसका कोई शेप ऐसा फिक्स नहीं है, इरेगुलर टाइप का होता है। और ज़्यादातर वहाँ पे जो होता है एयर फिल्ड कैविटी होती है। देखो दिस इज़ एन इरेगुलर शेप एंड एयर फिल्ड कैविटी। और क्या होता है वहाँ पे, वहाँ विद इन द पिटोरियस पोर्शन ऑफ टेम्पोररी बोन, ठीक है, पिटोरियस पोर्शन ऑफ द टेम्पोररी बोन, यहाँ पे पाई जाते हैं 3 हड्डियाँ। तीनों हड्डियों को एक साथ ऑसिकल्स बोलते हैं, या फिर इसको ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इनको एक एक करके देखते हैं। बेसिकली इन तीनों की ही बात होने वाली है यहाँ पे। जैसे कि देखो, द ऑसिकल्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय द लिगामेंट। जो ऑसिकल्स होते हैं वहाँ पे बने हुए होते हैं और प्लेस बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं, एंड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप। जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, मैंने एक बॉक्स टाइप का दिखाया था कुछ, उसमें हैमर था, ठीक है, स्टेरिप था। तो सारे हड्डियों के अपने अपने नाम हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब आते हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल जो होता है यहाँ पे पहला ऑसिकल्स के जो पहला है उसके बारे में करते हैं, फिर दूसरा हड्डी ये, और थर्ड में नीचे है स्टेपिस। तो मैलियस के बारे में बात करते हैं। मैलियस, दिस इज़ द लेटरल हैमर शेप्ड। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हैमर शेप्ड बोन होता है, एंड इसका जो हैंडल होता है
द हैंडल इज इन कॉन्टैक्ट विथ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। चूँकि ये सबसे फर्स्ट हड्डी है और ईयर ड्रम ये जो आपने देखा था उससे जस्ट बाद 3 हड्डी स्टार्ट हो रही थी, तो सबसे पहले कांटेक्ट में यही तो रहेगा। तो मैलस सबसे पहले इससे ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है और यही साउंड उसको रिसीव करता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट। तो साउंड यहाँ से होते हुए अब जाएगा इस हड्डी में, इनकस में। इनकस क्या करता है, ये एनविल शेप्ड बोन होता है, ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है इसकी मतलब इनकस जो होता है वो क्या करता है, आर्टिकुलेट विथ मैलस, ये मैलस के साथ आर्टिकुलेट होता है। एंड ये क्या करता है, इसका स्टेबलाइजेशन का काम होता है। इट इज़ स्टेबलाइज बाय द शॉर्ट प्रोसेस। ये जो होता है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का काम होगा और वहाँ पे बहुत सारे छोटे से प्रोसेस होता है, ज़्यादा देर तक के लिए यहाँ पे होता नहीं है, बहुत कम समय के लिए होता है। और देखो, फिक्स्ड बाय फाइब्रस टिश्यू टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो फिक्स्ड बाय फाइबर टिश्यू, ठीक है, टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ कौन सा मेम्ब्रेन, आपका ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैविटी। इनकी वजह से स्टेबलाइजेशन हो पा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे इनकस के बारे में। इनकस हो गया। अब स्टेपिस की बात करते हैं। स्टेपिस जो होता है, दिस इज इसका स्टेप आप देखें यहाँ पे, दिस इज अ मीडिया स्टीरप शेप्ड बोन, इस प्रकार का इनका शेप होता है। और इसका जो हेड होता है, हेड वाला रीजन आर्टिकुलेट विथ इनकस, बीच में जो इनकस पाया गया, जैसे कि पहला था, पहला हड्डी, तो इसका जो हेड है उससे जुड़ा हुआ होगा, और इसका जो टेल है या फिर इसका जो फुट है, फुट वाला रीजन होगा, वो ओवल विंडो से कनेक्टेड होगा, फिट्स इनटू द ओवल विंडो। पिक्चर में आपने देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि कौन किससे कनेक्टेड है, कौन कहाँ पर है, पोजीशन आप लोग को पता चल पा रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में इनर ईयर की। इनर ईयर में क्या होता है, द इनर ईयर ऑफ लेबरिंथ कंटेन्स ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। मैंने बताया था इनर ईयर में क्या करते हैं, जो आपके मेन हियरिंग ऑर्गन है वहीं पे होता है, यानी कोकिलिया, कोकिलिया में भी होता है ऑर्गन ऑफ कोटी। तो ये जो आपका इनर ईयर है, आपका कोकिलिया को ही इनर ईयर बोलते हैं बेसिकली। और इनका दो मुख्य काम है, ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक तो हियरिंग में काम करते हैं, दूसरा भी इनका एक और काम है, इनके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका बैलेंस, बॉडी बैलेंस बनाने का भी काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो प्रकार के आपके ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि एक बोनी लिवरिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लिवरिंथ। देखो इनर ईयर और लिवरिंथ, इनर ईयर बोलो या लिवरिंथ बोलो, ये दो तरीके के होंगे, बोनी लिवरिंथ और मेम्ब्रेनस लिवरिंथ। हम दोनों के बारे में अच्छे से शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। ध्यान रखना, बोनी लिवरिंथ जो है यहाँ पे यहीं तक का है, इनका पॉइंट यहीं तक का है, और ये जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं इनका पॉइंट है, इधर जगह नहीं था तो इधर मैंने लिख दिया। एक एक करके दोनों को बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि बोनी लिवरिंथ है, गलती से मैंने इसको बेबी बोल दिया होगा तो इग्नोर करना यार, बोल देते हैं कभी कभी, हो जाता है। अब देखो बोनी लिवरिंथ जो है, बोनी वाला जो रीजन होता है, दिस इज अलाइंड विथ द पेरिस्टियम, ठीक है, विद इन द बॉडी लिवरिंथ। द मेम्ब्रेनियस लिवरिंथ इज सस्पेंडेड विथ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एज पेरिलिम्फ। बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप देखा होगा आपने, अभी मैं दिखाऊंगा पेरिलिम्फ और इंडोलिम्फ। तो यहाँ पर जो ये रीजन होता है, ये पेरिलिम्फ वाला रीजन होता है, वही लिखा गया है कि द मेम्ब्रेनियस लिवरिंथ इज सस्पेंडेड इन ए वाटरी फ्लूइड। वाटरी फ्लूइड जो होता है और उसी का नाम होता है नोन एज या कॉल्ड एज पेरिलिम्फ। तो ये पेरिलिम्फ वाला रीजन होता है। और मेम्ब्रेनियस लिवरिंथ जो होता है ये होता है इंडोलिम्फ, ठीक है। दिस इज फिल्ड विथ द इंडोलिम्फ, वही लिखा गया है। सारी चीज़ें आप लोग क्लियर करते चलना। तो आपने यहाँ पे देख लिया मेम्ब्रेनियस लिवरिंथ इज अलाइंड विथ, तो यहाँ पे बोनी होगा, बॉडी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। उसके बाद वेस्टिब्यूल्स नियरेस्ट टू द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के जो नियरेस्ट वेस्टिब्यूल्स होते हैं, द ओवल एंड राउंड विंडो लोकेटेड इन लेटरल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लेटरल वॉल जो होते हैं वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, ओवल विंडो एंड एक और विंडो होता है जिसको बोलते हैं राउंड विंडो। अभी पिक्चर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ओवल विंडो क्या होता है, राउंड विंडो क्या होता है, क्योंकि आपने देख लिए होंगे, मैंने ओवल विंडो की चर्चा भी कर दी है पिक्चर में, अभी राउंड विंडो के बारे में मैंने नहीं बताया होगा। दिखाता हूँ आप सबको, हालांकि डायग्राम में है नहीं यहाँ पे, लेकिन आप लोग
समझने की कोशिश करना। ये जो आपका कोकिलिया जहाँ पे ख़त्म होता है ना, कोकिलिया वाला रीजन, वो वहीं पे वो राउंड विंडो कहलाता है। इसका जो एंड वाला स्टार्टिंग वाला जो विंडो होगा उसको बोलते हैं ओवल विंडो, और जो ख़त्म वाला विंडो होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं राउंड विंडो। इस तरीके से देख लेना, ठीक है। कुछ और यहाँ पे डायग्राम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये भी डायग्राम आप देख सकते हैं, पेरिलिम्फ इंडोलिम्फ समझ में आ जाएगा। बीच में होता है आपका इंडोलिम्फ। तो यहाँ पे देखो, ये आपका टिम्फेनिक में, ये आपका ईयर ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल, ठीक है। ये आपका ईयर ड्रम यानी टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, ये आपका तीनों हड्डी हैं। सबका नाम दिया गया, ऊपर में लेवलिंग है, आप लोग देख लेना। सबका नाम है। वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन कौन सा है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, यानी यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेरिलिम्फ, इंडोलिम्फ, सबके बारे में आप देख पा रहे होंगे। वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन हो गया। आगे आने वाले जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन की चर्चा होगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की चर्चा होगी। तो यहाँ पर बेसिलर मेम्ब्रेन देख लो, इंडो लिम्फ से जुड़ा हुआ होता है बेसिलर मेम्ब्रेन, और बेसिलर मेम्ब्रेन का काम होता है हियरिंग में। तो समझते चलो, डायग्राम देख लो, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग बोलना नहीं कि समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंडोलिप में ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है, और ये हियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक नर्व होता है जिसको 8th नर्व बोलते हैं। देखो, कोक्लियर ब्रांच ऑफ 8th नर्व, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके जुड़ता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, 8th नर्व, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलो मैं आप लोग को और भी कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, शायद उसमें भी और अच्छे से देखने को मिल जाए आप सभी को। अच्छा, ये डायग्राम देख लो, बहुत ईजी है। ये तो लगता है आप ही लोग का कान है, ठीक है। इस प्रकार से आपका कान होता है, और ये आप नर्व देख रहे होंगे येलो कलर में जुड़ा हुआ है। ये कोकिलिया घुमावदार तरीके से है, ठीक है। कुछ और पिक्चर देख ले भाई। फिर ये ऑडिटरी पाथवे मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि ये आपका देख पा रहे होगे, ये आपके दोनों, ये कान आपका इतना छोटा है, तीनों पार्ट यहीं पे आपका आउटर ईयर, मिडिल ईयर, ये इसमें है। फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस देख पा रहे होंगे, ईयर से नर्व के थ्रू होते हुए ये जो आपका जा रहा है ब्रेन को, आपके ऑडियो, आपने जो साउंड सुना है, ये ऑडिटरी पाथवे है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कौन चीज़ क्या है वहाँ पे, यहाँ पे लेवलिंग भी है। जैसे कि ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं, स्काई कलर में, येलो कलर में, सबका यहाँ पे देखो कलर वाइज दिया गया है, ओके। और यहाँ पे आपका जो मैंने बताया, ये आपका जो हियरिंग है, लास्ट, सबसे लास्ट जो होता है हियरिंग का सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है, आपका साउंड यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स। डन, ओके। तो इस प्रकार से देखो कोकिलिया को आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखोगे, कोकिलिया का जैसे मैंने बताया, ये जो घुमावदार स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कोकिलिया बना हुआ है। इसको थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे, अंदर की चीज़ों देखेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिखेगा क्या चीज़ कहाँ पर है, कौन सा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, कौन सा बेसिलर मेम्ब्रेन है, कौन सा टेम्फेनिक मेम्ब्रेन है, सॉरी टेम्फेनिक मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, कौन सा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। तो देखो ये आपका है कोकिलिया। कोकिलिया को थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो इस प्रकार से आपका सारा दिख जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका नर्व जो यहाँ से जुड़ा हुआ था ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से, ये नर्व आपका जुड़ा हुआ है। ये आपके, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये नर्व कहाँ को जाता है, ये नर्व देखो, ये नर्व जो है यहाँ से होते हुए आपके ये सारे पार्ट में होते हुए यहाँ से, फिर यहाँ से होते हुए लास्ट में यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है। ये है, तो ये आपका नर्व यहाँ से, ये यहाँ जो देख रहे हो ये नर्व है आपका, वही नर्व यहाँ पर है, दिख जा भाई यहाँ पे, ये जो येलो कलर में है। तो ये सारे नर्व का आपका डायग्राम ये बना लेना, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। और ये देखो बेसिलर मेम्ब्रेन कौन सा होता है, ये आपका जो इंडोलिम्फ है ना, इंडोलिम्फ, उससे जुड़ा हुआ होता है बेसिलर मेम्ब्रेन। फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कौन सा होता है, जस्ट इसके ऊपर होता है, इससे आपके हेयर सेल इसमें स्ट्राइक करते हैं। अभी मैं आगे समझाऊंगा मैकेनिज्म, तब देख लेना। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की चर्चा होगी, बेसिलर मेम्ब्रेन की चर्चा होगी, सबकी चर्चा होने वाली है यहाँ पे। उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। बाकी ये आप इतना ही समझ लो, ये बॉनी कोकिलियर वॉली क्या होता है, स्कैला वेस्टिबुली क्या होता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा सा अच्छा डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पूरा ईयर है, कोकिलिया वाला रीजन है। उसके बाद ये आपका जो नर्व के थ्रू होते हुए जा रहा है, ये आपके ब्रेन में इस प्रकार से जाएगा, फिर लास्ट में ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा डायग्राम मैंने ज़्यादा डायग्राम इसलिए लाया कि आप लोग को समझने में आसानी हो।
अगर आपको एग्जाम में कुछ ना समझ में आए ना तो ऐसे गोल गोल बना के चले आना। ये भी एक डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है लेकिन ये, ठीक है। जैसे कि ये आपका कोकिलिया है, ठीक है, मतलब आपका इनर जो आपका ईयर है लास्ट वाला, क्या बोलते हैं उसको यार, बार बार मैं क्या बोलूँ, इनर ईयर इसको बोलते हैं, ठीक है। इनर बोलने की जगह आउटर कभी कभी बोल देता हूँ, तो आप लोग मिस्टेक थोड़ा इग्नोर करके चलना। ये लास्ट वाला जो ईयर होता है, लास्ट पार्ट जो ईयर का होता है अंदर में सबसे, वो कोकिलिया, यहाँ पे कोकिलिया वाला रीजन है। और यहाँ से आपका नर्व होते हुए जाएगा, कोकिलियर नर्व यहाँ पे फिर जाएगा। कोकिलियर नर्व में भी कौन सा नर्व, 8 नर्व जिसको बोलते हैं, वो वाला नर्व। फिर यहाँ आपका ये जो रीजन है यहाँ पे जाएगा कोकिलियर न्यूक्लियस में, फिर सुपेरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में, फिर इन्फीरियर कोकिलस में। तो इस तरीके से फिर देख लो यहाँ पे जाएगा, लास्ट में ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चला जाता है। ये सिंपल सा डायग्राम है, इसी का सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। ये जो डायग्राम है ना, इसी का सिंपल सा डायग्राम है ये वाला। तो अब हम लोग वीडियो के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपका जो साउंड है कैसे कैसे आप तक पहुंच पा रहा है। ये आपका है फ्लो चार्ट। एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाना, इसी को एक्सप्लेन कर देना। ओके, तो ये सबसे पहले बात करते हैं आपका एक्सटर्नल ईयर में। आई थिंक ये सब मैंने जो बताया अभी तक वीडियो में 30 मिनट हो चला है, तो सारा चीज़ ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे, कहाँ से क्या चीज़ इंटर हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। बस अब मैं इसको थोड़ा जल्दी आपको करवाता हूँ, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग समझने में अब आसानी होगी। तो एक्सटर्नल ईयर की मैं बात जहाँ तक करूँ, तो एक्सटर्नल ईयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं आप लोग समझ में आता है आप सभी को। तो साउंड वेव जैसे ही प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन इन्वायरमेंट में होती है तो आपके कान तक पहुँचती है। कौन से स्पीड से पहुँचती है, मान लिया चले 340 मीटर पर सेकेंड, यानी हवा में जो होता है 343 मीटर पर सेकेंड होता है। मान के चले 340 मीटर पर सेकेंड से कोई जो साउंड है आपके कान तक पहुँचती है और फिर वो ऑरिकल से टकराएगी। ऑरिकल्स क्या करता है, आपके कान में साउंड को कलेक्ट करता है और वो उसको कंसंट्रेट करता है सारे वेव को, और उस सारे कंसंट्रेशन करने के बाद वो सारा वेव जो होता है कलेक्शन करने के बाद एक जगह उसको भेज देता है, कहाँ पे, आपके कैनाल में, ईयर कैनाल यानी ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है। तो वहाँ पे भेज देगा। ऑडिटरी कैनाल से वो साउंड प्रोपगेट होते हुए, ठीक है, साउंड वेव प्रोपगेट होते हुए वो कहाँ जाएगा, वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जाएगा। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेशन देगा, ठीक है, क्योंकि वो एयर प्रेशर ही तो है एक तरीके से, साउंड वेव जो होता है एक प्रेशर ही तो होता है। तो प्रेशर जाएगा मेम्ब्रेन में टकराएगा तो वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर देगा। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को जैसे ही वाइब्रेट करता है तो वहाँ पे वाइब्रेशन जो होता है, वाइब्रेशन वो ट्रांसमिट हो जाता है। अब वो ट्रांसमिट होकर के कहाँ पर जाएगा, यानी मिडिल ईयर के रीजन में पहुंच जाएगा। मिडिल ईयर में क्या होता है, वो तीनों हड्डी का नाम याद होगा, तो वही देखो, वाइब्रेट ट्रांसमिटेड टू द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में आ गया, और काउजिंग ऑसिकल्स टू वाइब्रेट। अब ऑसिकल्स का जो 3 हड्डी हैं, तीनों को ऑसिकल बोलते हैं, उसका वाइब्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और अब हड्डियाँ क्या खेल रचाती है, इनका कांड देखो, ये बहुत अच्छे से कांड करती है। मतलब जो बाहर से प्रेशर आ रहा था उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करती है, प्रेशर थोड़ा बढ़ाती है। क्यों, कोकिलिया, क्योंकि कोकिलिया में फ्लूइड भरा होता है, तो फ्लूइड में जो होता है थोड़ा सा दिक्कत आता है साउंड को मूव करने में, ठीक है। तो यही देखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा गया है कि मिडिल ईयर में आ गया भाई, मिडिल ईयर में तीनों आएगा। तो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज जो होता है, मैंने बताया था कि स्टेपी का जो लास्ट वाला फुट होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, ओवल विंडो से कनेक्टेड होता है। वो ओवल विंडो जो होता है फिर क्या करता है, जो आपका साउंड वगैरह है उसको एम्पलीफाई करने के बाद कोकिलिया के अंदर जाता है। कोकिलिया में भरा होता है फ्लूइड को थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेशर। तो ये सारा जो तीनों अब देखे थे ऑसिकल, उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता है। बाहर की जो प्रेशर होगी साउंड की वो अलग थी, लेकिन ये हड्डियाँ उसको थोड़ा सा बढ़ा दी है और यहाँ पे ये फ्लूइड को मूवमेंट करने पे मजबूर करती है। और वो जो फ्लूइड है कोकिलिया में भरा हुआ था वो मूव होने लग जाता है, और सबसे पहले पेरिलिम्फ मूव होता है, पेरिलिम्फ। तो यहाँ पर देखो, पेरिलिम्फ से होते हुए वो इंडोलिम्फ में आता है, तो इंडोलिम्फ भी फिर मूव होने लग जाता है, ठीक है। इंडोलिम्फ क्या होता है, फिर मूव होने लगता है। इंडोलिम्फ मूव इन कोकिलियर डक्ट, और जब ये इंडोलिम्फ मूव होगा, इंडोलिम्फ में क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है, वहाँ पे वेस्कुलर मेम्ब्रेन होता है और वहीं पे हेयर सेल्स पाए जाते हैं। अभी हेयर सेल्स क्या होता है, मैं यहाँ पे देखो पिक्चर बनाया हुआ हूँ हेयर सेल्स का, ठीक है, और ऑर्गन ऑफ कोर्टी के बारे में बात करता हूँ अभी, यहाँ पर समझो बस पहले। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, काउजिंग स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करता है कि आप क्या करें, इम्पल्स जनरेट करें। तो स्टिमुलेशन काउज हो रहा है यहाँ पे
स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कॉटी, ऑर्गन ऑफ कॉटी में जो हेयर सेल है उसका स्टिमुलेशन जाता है और वो फिर इम्पल्सेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू हो जाता है एंड पास टू कोकेलियर पोर्शन, कोकेलियर पोर्शन में पास हो जाता है ऑफ वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर जो नर्व है वहाँ पे वो पास हो जाता है और उसके बाद एफरेंट फाइबर की मदद से ये जो है होते हुए कहाँ पे जाता है, ऑडिटरी नर्व कॉर्टेक्स तक चला जाता है और वही लिखा गया फिर ये एफरेंट फाइबर की मदद से ये आपका ट्रांसपोर्ट टू सेरिबेरम, सेरिबेरम में भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इनर ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाके फाइनली आपका साउंड खत्म होता है, वहीं पे इंटरप्रेट होता है, ठीक है। वहीं पे सारा चीज़ होगा जैसे कि एनालिसिस होगा, किस प्रकार का साउंड है, रिकॉग्नाइजेशन होगा ऑफ द साउंड वेव। तो ये आपका पूरा है, आपका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ठीक है। फ्लो चार्ट मैंने बेसिकली बताया था। अभी जो मैंने पीछे पिक्चर दिखाया है ना उसको मैंने खुद से बनाया था। तो ये देखो ये आपका मान लीजिए एक कोकिलिया का मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। तो ये कोकिलिया ये आपका क्या है, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ बीच में क्या है इंडोलिम्फ, इंडोलिम्फ जो आप देख रहे हैं उस पर क्या होता है बेसिलर मेम्ब्रेन होता है और ये जो आप देख रहे हैं ये नर्व से जुड़ा हुआ क्या होता है, ये आपका हेयर सेल है, हेयर पे उसके बाद हेयर के ऊपर देखो थोड़ा सा ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसका नाम भी मैंने लिख रखा है, ऐसा नहीं है, देखो इसी सीलिया को बोलते हैं स्टीरियोसीलिया सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टीरियोसीलिया इसके अगेंस्ट यहाँ पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है, वही लिखा गया है यहाँ पे। अभी देखो मैं बताने की कोशिश करूँगा। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पर यही है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और ये सीलिया आपस में से मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से फिर ये नर्व जो होता है 8 नर्व होते हुए चला जाएगा। उसी का फ्लो चार्ट भी यहाँ पे देखो लिखा गया है। अभी देखो ऑर्गन ऑफ कॉटी को देख लेते हैं। सबसे पहले हेयर सेल को देखो, ये जो हेयर दिख रहा है ना छोटा सा नीचे में, इसको यहाँ पर अच्छा से दिखाया गया है। ये हेयर है आपका और ये देखो इधर आउटर हेयर सेल या और ये वाला जो है इनर हेयर सेल, डन। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पार्ट्स, ऑर्गन ऑफ कॉटी के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉटी आपने समझ लिया। उसके बाद ऑर्गन ऑफ कॉटी का डायग्राम नीचे में यहाँ पे दिया गया है। आपको पीछे वाला डायग्राम अच्छा लग रहा था वो बना लेना, नहीं तो ये भी बना सकते हो। ये देखो आपका ऑर्गन ऑफ कॉटी है, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ऑर्गन ऑफ कॉटी से ही आप देखो 8 नर्व यहाँ पे कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है ऑर्गन ऑफ कॉटी। तो ये यहाँ पे जो भी इम्पल्सेस जनरेट हो जाएंगे, जो भी यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, ये 8 नर्व क्या करेगा वो लेके जाएगा आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक। तो ये देखो 8 नर्व जो हैं यहाँ पे, ये आपका एक्सपायर गैंग्लियन है और ये फिर कहाँ पे जाता है, सुपीरियर ओलिवरी नर्व न्यूक्लियस। अभी देखो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस क्या है, ये फिर थैलमस वाला रीजन जो होता है वहाँ पे ये सभी पाए जाएंगे, मीडियल और ये सारी चीज़ें अभी मैं दिखाता हूँ आप सभी को। फिर लास्ट में ये आपके प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, जो भी फिजियोलॉजी है ख़त्म हो जाती है। जैसा कि देखो जो मैं बता रहा था ना 8 नर्व ये सब, वही सब यहाँ पे आप देख लो। वहाँ पे क्लियर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मेरा राइटिंग में थोड़ा सा आपको समझ भी नहीं आए तो यहाँ पे जरूर समझ में आएगा। ये आपका कान है, ये आपका सबसे लास्ट वाला इनर ईयर है और इनर ईयर से जो ही आपका 8 नर्व है मान के चलो, और ये 8 नर्व जो है यहाँ पे जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। और सबसे नीचे में होता है ये देखो वेस्टिबुलर नर्व, यहाँ पे सबका नाम भी लिखा गया तो आपको समझने में दिक्कत भी आएगी भी नहीं। तो कोकिलियर नर्व इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाले हैं, तो नीचे वाला जो रीजन होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं और ऊपर वाला जो रीजन है उसको डोर्सल बोलते हैं। तो इसको डोर्सल वेंट्रल अगर नहीं याद रखना चाहते तो आप इसका बस नाम याद रखना, इसको बोलते हैं कोकिलियर न्यूक्लियस। ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं बस कोकिलियर न्यूक्लियस, ठीक है। जिनको ज़्यादा याद रखना है दोनों याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि कोकिलियर न्यूक्लियस का ही दोनों पार्ट ये है। फिर यहाँ पे वेंट्रल से होते हुए जाता है डोर्सल, डोर्सल से भी होते हुए जो है आपका जो भी है साउंड वेव वो पास हो जाता है ओलिवरी न्यूक्लियस में। फिर यहाँ पे उसी प्रकार से इससे फिर यहाँ पे या फिर इससे फिर मेडियल जेनिकुलेट बॉडी में, फिर लास्ट में ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चला जाएगा। इस डायग्राम से समझ लो, उस डायग्राम से समझ में नहीं आया तो ये आया आपका 8 नर्व, ठीक है। ये यहाँ से फिर आया सबसे पहले कौन सा देखो, ये येलो वाला कौन सा है, कोकिलियर न्यूक्लियस है। अब इसका डोर्सल वेंट्रल लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, ऐसे ही लिख दो बस। ये सबसे इजी सिंपल डायग्राम है। फिर ये फिर जाता है सुपीरियर ओलिव में, ठीक है, पास हो जाता है फिर इन्फीरियर कोकिलस में, फिर लास्ट में मीडियल जेनिकुलेट में, लास्ट में ये जो आपका देख रहे हैं ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। और उसी का सबसे सिंपल सा डायग्राम ये वाला है ऑडिटरी पाथवे। तो इस तरीके का पाथवे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये आज की वीडियो बस इतना ही थी। आई होप समझ में आया होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक वगैरह बनाना चाहो तो सबके फर्स्ट लेटर को एक बार आप लोग अलग से लिख लेना, ठीक है। और एग्ज़ाम में मानते हैं कि इतना सारा वर्ड है तो आप सभी को याद नहीं रहेगा। शॉर्ट ट्रिक आप खुद से बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, निमोनिक्स खुद से बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।